नेक्स्ट चैप्टर 5 में देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और फैक्ट्रीज भी लगी। ज़्यादातर जो डेवलपमेंट थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुई। सिल्क और कॉटन गुड्स इंडिया डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वैरायटी बनती थी वो बहुत फाइन किस्म की थी, बहुत शार्प थी। बाकी कंट्रीज़ बनाते थे वो बड़ी कोर्स, बड़ी मोटी किस्म की वैरायटी थी सिल्क और कॉटन की। आर्मेनिया, पर्शिया पर्शिया यानी ईरान के मर्चेंट हिंदुस्तान से गुड्स लेने आते थे, जो पंजाब से लेके अफ़गानिस्तान, पर्शिया और सेंट्रल एशिया में जाते थे। इसी से सूरत और जो आपका गल्फ़ के जो गुजरात में था, वो गल्फ़ रीजन सारा आपका अरब खाड़ी के लिए एक बड़ा एक्टिव पोर्ट बन गया। और हुगली बंगाल के अंदर इसी तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए एक पोर्ट बन गया, पोरबंदर बन गया। इंडियन मर्चेंट और बैंकर ने तरीके निकाल रखे थे यहाँ इस ट्रेड को, एक्सपोर्ट को से कमाई करने के लिए। वो फाइनेंस करते थे, प्रोडक्शन गुड्स को इधर उधर भेजते थे, सप्लाई करते थे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एडवांस देते थे वीवर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। 1750 के बाद में ये नेटवर्क इंडियन मर्चेंट्स का टूटने लगा, जब यूरोपियन कंपनी ने धीरे धीरे पावर गेन करी यहाँ पर। तो सबसे पहले उन्होंने लोकल कोर्ट से कंसेशंस ले लिए, अब उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। और बाद में मोनोपोली राइट्स ले ली कि उनके अलावा और कोई ये काम करेगा ही नहीं। इससे जो पुराने पोर्ट थे सूरत के और हुगली के, इनको घाटा पड़ने लगा और ये नीचे आ गए। सूरत, जिसमें पहले 16 मिलियन रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, 1740 के बाद में ये करीब सिर्फ 30 लाख रुपए तक का रहेगा, यानी बटा 5 हो गया। सूरत और हुगली जहाँ कम हुए, बॉम्बे और कलकत्ता के पोरबंदर पोर्ट्स ग्रो किए। और जो ट्रेड था और ये नए पोर्ट थे, ये ज़्यादा यूरोपियन कॉलोनीज़ इन्हें कंट्रोल में रखती थी और यूरोपियन शिप्स से ही सामान आता जाता था। इंडियन जो बिजनेस हाउसेस थे वो इस यूरोपियन और ब्रिटिश नेटवर्क के अंदर कहीं छोटे छोटे रोल उनको मिले हुए थे, उसको वो अदा करते थे। वीवर्स का क्या हाल हुआ ये देखते हैं। कॉटन इंडस्ट्री ने एक्सपैंड ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री ने अभी हिंदुस्तान में जब तक एक्सपैंड नहीं किया था, तो इंडियन फाइन टेक्सटाइल वो बहुत डिमांड में थे यूरोप के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मुश्किल आती थी जितनी डिमांड थी उसको पूरा कर पाने के लिए। फ्रेंच, डच और पुर्तगाली लोग लोकल ट्रेडर से ख़रीदते थे, जिससे लोकल सप्लायर्स को बड़ी अच्छी कीमतें मिलती थी। मगर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली, तो उसके बाद में उन्हें मोनोपोली राइट मिल गए ट्रेड करने के लिए। उन्होंने कंपटीशन को ख़त्म कर दिया था और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलर सप्लाईज़ को लेने के लिए कॉटन और सिल्क की अब उनके पास अच्छी पोजीशन थी। उन्होंने पुराने एग्जिस्टिंग ट्रेडर जो कि माल खरीदते थे वीवर से, उनको ख़त्म कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल बनाने के लिए कोशिश की वीवर्स के साथ, जो कपड़ा खुद बुनते हैं। पेड सर्वेंट्स, गोमास्ता को रखा गया सुपरवाइज करने के लिए, वीवर्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए, जो कलेक्ट करते थे सप्लाई और क्वालिटी को देखते थे। जो कंपनी थी वो और डीलर वीवर्स को और किसी के साथ डील करने से मना करती थी। इसे करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि वो पहले ही एडवांस दे देते थे वीवर को बुनने के लिए। मगर इस एडवांस को लेने के बाद वीवर के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें कंपनी को ही माल देना पड़ता था। और बाद में समझ में आया वीवर्स को कि ये तो उन्हें कुछ बचेगा ही नहीं जिस कीमत पे अब उनसे काम कराया जा रहा है। गोमाशा जो था, जिसे ऊपर उनकी देखभाल सुपरवाइज़ करने के लिए रखा था, सुपुरदारी, वो भी उनके गांव का नहीं था और सिपाहियों के साथ आके वीवर्स को बहुत बार इल ट्रीट करता था,
उनकी पिटाई करता था अगर वो डिले हो जाए पब्लिकली। वीवर्स ने शुरू में तो जैसे हमने देखा कि इस सिस्टम में वो फंस गए, मगर इसका मतलब था कि वो अब उन्हें सारा काम छोड़ के वीविंग के ऊपर ही पूरी कंसंट्रेशन से लगना पड़ता था। वीविंग भी अब सारे परिवार का काम बन गया, बच्चे और वुमेन भी फैमिली की उसी काम में हाथ बटाती थी, हालांकि कमाई उनको कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती थी। जो गुमास्ता थे वो सिपाहियों के साथ अब सुपुर्दवारी करने लगे, सुपरविज़न करने लगे और बीटिंग और फ्लॉगिंग करते थे आम तौर पे, यानी कोड़े से मार पिटाई अगर कहीं उनकी कीमतों में या क्वालिटी में कम ज़्यादा होता था वीवर्स का। ज़्यादा थोड़े समय बाद वीवर्स ने बंद कर दिया लोन लेना, एडवांस लेने कंपनी से, और वो एग्रीकल्चर लेबर बनना पसंद करने लगे वीविंग से, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा होता ही नहीं था। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आई थी वो मैनचेस्टर शहर में आई थी। और हालांकि पहले माना जाता था 1770 के अंदर कि हिंदुस्तान का टेक्सटाइल इतना बढ़िया है कि इसे कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इस सब के बावजूद भी 1810-12 के अंदर जबकि 33% था इंडिया का एक्सपोर्ट पीस गुड्स का, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, उसके 40 साल बाद ये घट के केवल 3% रह गया। इसका कारण ज़्यादा ये समझ में आया कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो डेवलप कर गई थी अब इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने प्रेशराइज़ किया था कि इंग्लैंड अपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए, जिससे अब हिंदुस्तानी गुड्स को वहाँ भेजना संभव नहीं रहता था। ब्रिटेन की सरकार ने बहुत टैक्सेस लगा दिए थे। और दूसरी तरफ इंडियन मार्केट के लिए भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो इंडस्ट्रियलाइज्ड थे तो उनकी कीमतें सस्ती थी, और वो सस्ती गुड्स होने के नाते इंडियन मार्केट को कैप्चर करने चल दिए थे। वीवर्स जो थे, कॉटन वीवर्स, उनकी समस्याएं दोगुना बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे वो, और दूसरा उनकी लोकल मार्केट भी अब लगभग ख़त्म होने लगी। जो उसके अलावा उन्हें रॉ कॉटन भी नहीं मिल पाता था, रॉ मटेरियल भी मिलना मुश्किल हो गया लोकल वीवर्स के लिए। जब अमेरिका के अंदर सप्लाई लड़ाई हो गई तो जो ब्रिटेन को कॉटन मिलने का रास्ता था यूएस से, वो कट गया, बंद हो गया। यूएस के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई थी 1772 के अंदर, सॉरी 1850s के अंदर सिविल वॉर जो ब्रेक की थी यूएस में, उससे ब्रिटेन की सप्लाई कॉटन की रुक गई, और उसके चलते जो इंडिया के अंदर रॉ कॉटन की कीमतें थी वो इतनी बढ़ गई कि वीवर्स को जितनी बची खुची सप्लाई ऊपर मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई। फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर भी लगने लगी, और मैन्युफैक्चर्ड मशीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जैसे वीवर ख़त्म हुए तो मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फैक्ट्रीज़ की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। इनकी क्या हाल रहा वो हम आगे देखें।